अस्सलाम वालेकुम। कहानी अब में आप सबको खुश आमदीद। एक प्यारी सी कहानी आप सब के लिए जिसका नाम है यही है ज़िंदगी, राइटर कुदसिया यास्मीन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो फिर चलते हैं कहानी की तरफ। सब घर वाले इसकी इस आदत से बुरी तरह तंग थे। एक मिनट को भी मजाल है जो वो आराम से बैठती हो। दिन चढ़ते ही सफाई में लगती तो सारा दिन सफाइयाँ करने में ही गुजार देती। घर में एक तिनका तक वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जहाँ कहीं थोड़ा सा धब्बा देखा झट से पाइप लगाकर सारा घर धो डालती। रोज़ाना हर चीज़ को यूँ रगड़ रगड़ कर साफ़ करती जैसे जाने कितने अरसे से सफाई ना हुई हो। सारे घर की सफाई के बाद किसी को इजाज़त नहीं होती कि वो जूते उतारे बगैर अंदर दाखिल हो। सफाई और पोछा लगाने के बाद कमरों के दरवाजे बंद कर देती और किसी को बगैर काम के अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती थी। और जो अगर ज़रा सा गंदा हो जाता फिर नए सिरे से सारे घर की सफाई करती। भाभी का नन्ना सा बेटा टीपू अगर गंदगी कर देता फिर इसकी शामत आ जाती। सारे घर वाले अब तो खैर इसकी इस आदत से अच्छी तरह वाकिफ़ हो चुके थे, इसीलिए कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि इस मामले में इस पर किसी बात का असर नहीं होता था। और यह हकीकत थी कि पूरा घर, बाथरूम्स, किचन चमक रहे होते थे। और बीए के बाद तो इसकी ज़िंदगी का ओढ़ना बिछोना सफाई बन गई थी। इस वक्त भी वो दुपट्टा कमर के गिर्द लपेट कर ना नज़र आने वाले जाले साफ़ कर रही थी। अरे बेटी, क्यों ख़ुद को हलकान करती हो? भला सारा दिन सफाई करती हो, जाले कहाँ से तुम्हें नज़र आएंगे? अम्मी काफ़ी देर से इसे देख रही थी और बोल रही थी, आपको नहीं पता अम्मी, इन मकड़ियों का क्या पता कब आकर जाले बुन जाएं। अच्छा है रोज़ाना साफ़ होती रहें छतें। इसकी नज़रें बदस्तूर छत पर थी। अम्मी ने एक नज़र इसे देखा फिर अपने काम में लग गई। तुझे तो खुदा ही समझाएगा बेटी। उन्होंने ठंडी सांस भरी। जालों की सफाई के बाद इसने हस्बे मामूल पाइप लगाया, पूरे घर को रगड़ रगड़ कर धोने लगी। सहन की धुलाई के बाद इसने फिर अंदर आकर तनकीदी नज़रों से इधर उधर देखा। मुतमईन होकर कमरों के दरवाजे बंद करने लगी। नन्ना टीपू लाउंज में बैठा खेल रहा था। इसके सारे खिलौने उठाकर और इसे साथ लेकर बाहर सहन में ला बिठाया। इनकी माओ को भी बच्चे खिलाने के लिए लाउंज ही नज़र आता है। अभी पेशाब किया ना तो सारा कारपेट गंदा हो जाएगा। वो बुड़बुड़ा रही थी, ओ लड़की, तुझे खुदा समझे, अब बच्चे घर में खेलें भी ना। अम्मी को गुस्सा आ गया। मैंने खेलने को तो मना नहीं किया, इतना ठंडा तो सहन है, अभी कौन सा गर्मी है कि अभी से अंदर घुस गए। इस पर मजाल है जो किसी बात का असर होता। अच्छा मैं नहाने जा रही हूँ, इसका ख्याल रखिएगा, पेशाब ना कर दे। इसने जाते जाते अम्मी को तंबीह की। हाँ तो रोक लेगा ना, गज़ब खुदा का। बच्चों के खेलने हंसने तक पे पाबंदी है इस घर में। आज़ादी से पूरे घर में खेल भी नहीं सकते। अब अम्मी को अक्सर इसकी इन बातों पर गुस्सा आ जाता था, मगर वो गुनगुनाती हुई बाथरूम में घुस गई। जब नहा कर निकली तो टीपू मियाँ अपना काम कर चुके थे, बल्कि ख़ुद भी पूरे गंदे हो चुके थे। अम्मी शायद उठकर किचन में चली गई थी। इसने घूर कर टीपू को देखा, एक थप्पड़ इसे जड़ दिया। इतने बड़े हो गए, बता नहीं सकते थे? गुस्से से वो तो इसे दूसरा थप्पड़ भी जड़ने वाली थी जब भाभी पहुंच गई। क्या करती हो ज़ेबी, मासूम को कुछ बताने के काबिल है क्या? मेरी गलती है जो मैं जाकर लेट गई। कम अज़ कम मासूम बच्चों का तो ख्याल रख लिया करो। भाभी ने प्यार से गंदे टीपू को खुद से लगा लिया और वो बुरे बुरे मुंह बनाने लगी। भाभी बमुश्किल टीपू को उठाकर बाथरूम ले गई और वो गुस्से से इसकी चीज़ें समेट कर दोबारा पाइप लगाकर सहन धोने लगी। एक को संभाल नहीं सकती, दूसरे की तैयारियों में लगी हैं। बुड़बुड़ाते सहन धोने जा रही थी। आकिफ भाई, शाहिदा भाभी, अब्बा जान, अम्मी, नोमी, जरी भाभी, आकिफ, टीपू मियाँ सभी तो आज घर पर थे। सो आज इसकी जान पर बनी हुई थी। हस्बे मामूल सबको वो सफाई पर लेक्चर दे रही थी। मैं कहे दे रही हूँ, अगर किसी ने भी आज घर गंदा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ज़ेबी पहले से ही सबको वार्निंग दे रही थी। हमारी बहना रानी, हम दिलो जान से तस्लीम कर चुके हैं कि आपसे बुरा वाकई कोई नहीं। नोमी के कहने पर इसने घूर कर नोमी को देखा, बोली कुछ नहीं। अब्बा जान देखें, आप केले की छिलके नीचे गिरा रहे हैं। वो मिनमिनाने लगी। ओहो सॉरी बेटे, ख्याल ही नहीं रहा। अब्बा जी ने झट छिलका उठाकर डस्टबिन में डाला। हमारी बेटी इतनी मेहनत करती है इस घर को चमकाने में और हम इतना भी ख्याल ना करें। अब्बू प्यार से बोले तो खिल उठी। अब्बा जान आप ये भी बता दीजिए कि हमारी ज़ेबी बहन और एक काम करने वाली मासी में क्या फ़र्क है? आकिफ भाई ने अब्बू से पूछा तो अब्बू ने बहुत मुश्किल से मुस्कुराहट दबाई कि इकलौती बेटी की नाराज़गी से भी तो डरते थे। एक काम करने वाली मासी और ज़ेबी में सिर्फ यही फ़र्क है कि मासी को तनख्वाह देनी पड़ती है, जबकि ज़ेबी साहिबा अपनी खिदमत दिन रात बग़ैर किसी मुआवजे के पेश कर रही होती हैं। नौमी ने वजाहत की। देख लें अब्बा जान, मैं कुछ बोलती हूँ तो फिर आप नाराज़ होते हैं।
नौमान बेटे, बहनों को भला ऐसे कहते हैं? जिस कदर खुलूस और मोहब्बत घर के कोने कोने से नज़र आ रही है, क्या किसी और के हाथ से नज़र आ सकती थी? अब्बू ने इंतहाई मोहब्बत से ज़ेबी को साथ लगा कर कहा तो इस कदर मोहब्बत पर ज़ेबी की आंखें भर आईं। थैंक यू अब्बा जान, इतना सर पर मत चढ़ाएं, कल को पराए घर जाना है। अम्मी ने तो अपना फ़र्ज़ ज़रूरी समझा था कि इसे टोका था, तो पराए घर जाने का मतलब है हम अपनी बेटी को प्यार भी ना करें। इधर आओ बेटे, हमारे पास बैठो, एक ही तो छुट्टी का दिन होता है, इस दिन भी इधर उधर लगी रहती हो। अब्बू ने इसके हाथ से डस्टबिन लेकर दोबारा रख दिया और अपने साथ बिठा लिया। वैसे अब्बा जान, एक बात है, जब ये इस घर से चली जाएगी तो इस कदर दिल लगी से कौन इस घर का सफाया करेगा? लफ्ज़ सफाया पर ज़ेबी ने फिर एहतजाज भरी नज़रों से भाई को देखा। हाँ अब्बा जान, सही तो कह रहा हूँ, सफाया। कभी आपने गौर किया है, सहन का फ़र्श जिसे 10 साल से मुसलसल बग़ैर नागे के ज़ेबी साहिबा रगड़ रही हैं, अब कौन सी शक्ल में तब्दील हो गया? लगता है कि यहाँ कभी टाइलें थीं। बस आइंदा ज़ेबी के सफाई के मसले को कोई ज़ेर बहस नहीं लाएगा। एक तो वो सारा दिन जी जान एक करके तुम्हारे घर को चमकाती है और ऊपर से तुम्हारी दिल जलाने वाली बातें भी बर्दाश्त करती है। सब ने सर झुका दिया और वो सब कुछ जानते हुए भी खुश हो गई थी। शाहिदा भाभी और जरी भाभी दोनों के यहाँ बच्चों की आमद थी, सो दोनों आने वालों के लिए तैयारियों में लगी हुई थी। जरी भाभी के यहाँ क्योंकि पहला बच्चा था, सो वो रिवाज के मुताबिक रात को ही अपनी अम्मी के यहाँ चली गई, जबकि शाहिदा भाभी यहीं थी और 2 दिन के वक्फों से दोनों ने बेटों को जन्म दिया। और ज़ेबी को सोच सोच कर वहशत हो रही थी, फिर घर में हर तरफ गंद हुआ करेगा। शाहिदा भाभी लाख सफाई सुथराई का ख्याल रखती, मगर बहरहाल बच्चे छोटे थे, कभी टीपू को कभी मानी को संभालने में लग जाती तो बाथरूम में पोतड़े रह जाते और ज़ेबी साहिबा को उल्टियाँ शुरू हो जाती कि गंदगी वो किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जब जरी भाभी वापस आईं तो इन रौनकों में और भी इजाफा हो गया। अब तो सारा दिन इसके हाथ में पाइप होता और वो होती। ज़रा शारिक ने पेशाब किया, इसने पाइप पकड़कर सहन धो डाला। ज़रा सी मानी ने उल्टी की और ज़ेबी साहिबा फर्श धोने लगी। इस दिन भी वो यही कुछ कर रही थी जब शाहिदा भाभी ने इसे पुकारा। सुनो ज़ेबी, तुम्हारा ये जुनून कुछ अच्छा नहीं है, हर काम अपने वक्त पर अच्छा लगता है। ठीक है, साफ़ सुथरे घर प्यारे लगते हैं, मगर यूँ भी नहीं कि दिन रात बग़ैर आराम किए सिर्फ सफाई पर ही मामूर रहो। ज़ाहिर है जहाँ इंसान रहते हैं वहाँ पर थोड़ा बहुत तो ही सब कुछ होता रहता है। यूँ सफाई को ओढ़ना बिछोना मत बनाओ, आगे जाकर तुम खुद तंग पड़ोगी। उन्होंने मोहब्बत से इसे समझाया। मैं क्या करूँ भाभी, गंदगी मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होती। मुझे यूँ लगता है जैसे मुझे कुछ हो जाएगा, इसीलिए तो बार बार सफाई करती हूँ। अच्छा वैसे एक बात बताओ, जब तुम्हारे अपने बच्चे हो जाएंगे फिर क्या करोगी? बाज़ दफ़ा इंसान किसी मजबूरी के तहत ज़्यादा काम नहीं भी कर सकता, फिर क्या करोगी तुम? जरी भाभी ने पूछा तो झट बोली, अल्लाह करे हमारे बच्चे ही ना हों। है खुदा ना करे ये लड़की मुंह से कभी अच्छी बात नहीं निकालेगी। अम्मी पास ही तो मानी की मालिश कर रही थी, उठकर 2 थप्पड़ इसे जड़ दिए। कभी तो सोच समझ कर बोल लिया कर, कोई वक्त कबूलियत का भी हुआ करता है। अम्मी को इसकी बात सुनकर हौल उठने लगे। बस अम्मी, आपको तो पता है मुझे ये बच्चे अच्छे नहीं लगते, कितनी गंदगी फैलाए रखते हैं, इसीलिए अच्छा है हों ही ना। वो भला कहाँ बाज रहने वाली थी, बोलने से बाज ना आना तुम। अम्मी ने पास पड़ा जूता उठाकर इसे दे मारा, जिसे वो फुर्ती से कैच करके भाग गई। या खुदा इसे माफ़ कर दे, अभी बच्ची है, अभी इसे कुछ नहीं पता कि क्या कुछ बोल जाती है। अम्मी ने सच्चे दिल से खुदा से माफ़ी मांगी तो शाहिदा और जरी भाभी दोनों अम्मी के इस अंदाज पर मुस्कुरा दी। नीमा खाला की तबीयत ख़राब थी और उन्होंने ज़ेबी को बुलवा भेजा। उनकी अपनी तो कोई बेटी नहीं थी, 4 छोटे छोटे बेटे थे। सो जब कभी तबीयत ख़राब होती तो वो ज़ेब को बुलवा लेती। सो चारों नाचार इसे नीमा खाला की तरफ आना पड़ा, मगर अम्मी को हज़ारों हदायत देकर वो गई। बच्चों को लाउंज में नहीं लिटाना, जूते उतारे बगैर किसी कमरे में नहीं जाना, सहन का फ़र्श रोज़ाना धुलवाना है, बाथरूम में बच्चों के गंदे कपड़े नहीं फेंकने, और इस तरह की ढेरों हदायत वो गेट तक जाते हुए देती रही। नोमी ने तो कानों पर हाथ रख लिए। नसीहतें तो ऐसे करके जा रही है, दोबारा भी इस घर में कभी नहीं आएगी। अब चलो वरना मेरा मूड ख़राब हो जाएगा, और इस वक्त से डरो जब मैं तुम्हें नीमा खाला की तरफ ले जाने से मुनकिर हो जाऊं। हाँ तो ना ले जाओ, कह दूंगी आपके लायक भांजे ही लेकर नहीं आते हैं। लो जी, तुम जाओ अपनी लाडली खाला के पास और हम चले ज़रा आकिब भाई के दफ्तर। वो आजकल फरागत से था, इसलिए आकिब भाई के ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। नोमी ने गेट के पास बाइक रोकते हुए कहा और वो अपना बैग संभाल कर बड़ी एहतियात से बाइक से उतर गई। आओ अंदर चलो, नीमा खाला की तबीयत तो पूछ लेना, ज़ेबी ने संजीदगी से कहा। ना भाई, तबीयत पूछने के जवाब में नीमा खाला की चाय पीना पड़ेगी, जो मैं कतई अफोर्ड नहीं कर सकता।
کیونکہ ان کے ہاتھ کی چائے انہیں بالکل پسند نہیں تھی۔ وہ دودھ میں بالکل ہلکی پتی ڈال کر دیتی تھیں اور دودھ پتی سے ان بھائیوں کی جان نکلتی تھی۔ تم اندر چلو تو صحیح، چائے تمہیں میں پلواؤں گی۔ زیبی نے اسے زبردستی کھینچا تو وہ اسے بھی اس کے ساتھ اندر آنا پڑا۔ نیما خالہ کی طبیعت واقعی بے حد خراب تھی، انہیں تو ہوش ہی نہیں تھا۔ فاروق خالو خود ہی کچن میں بچوں کے لیے ناشتہ تیار کر رہے تھے۔ گھر کی علیحدہ حالت ابتر تھی۔ اس نے جلدی سے چادر اتاری۔ خالہ چونکہ سو رہی تھیں اس لیے انہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا اور کچن میں آ گئی۔ آپ چلیے خالو جان، آفس کی تیاری کریں، باقی میں سنبھال لوں گی۔ اس نے جلدی سے خالو کو دروازے کی طرف دھکیلا، خود ناشتہ تیار کرنے لگی۔ جیتی رہو بیٹے، بڑی تسلی ہو گئی تمہارے آنے سے۔ فاروق خالو نے خوش ہو کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ کیسی ہے خالہ کی طبیعت؟ بخار تو رات اتر گیا تھا، ابھی کمزوری بہت ہے، فی الحال تو ہل بھی نہیں سکتی۔ خالہ کے لیے ایک سلائس اور ایک کپ دودھ گرم کر لینا، اور میرا تمہیں پتہ ہے کیا ناشتہ لیتا ہوں۔ ہاں، تیمور اور اسامہ آج کل پراٹھا کھاتے ہیں، ان کے لیے پراٹھا بنا دو۔ سرمد اور حمزہ کو ڈبل روٹی اور دودھ دے دو۔ اوکے۔ انہوں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ پہلے اس نے ایک کپ نومی کے لیے چائے بنائی، اسے چائے دے کر بچوں کے لیے ناشتہ بنایا۔ خالہ کے لیے دودھ گرم کیا اور سب کا ناشتہ ٹرے میں لے کر اندر آ گئی۔ خالو خالہ کو جگا چکے تھے تو تکیے سے ٹیک لگا کر نیم دراز تھیں۔ تمہاری وین کتنے بجے آتی ہے؟ بس آنے ہی والی ہے، تیمور چونکہ بڑا تھا اس نے جواب دیا۔ باقی دو بچوں کے ناشتے سے فراغت پا کر خالو کو آفس رخصت کر کے اس نے گھر کی طرف توجہ کی۔ خالہ دوائی لے کر پھر غافل ہو چکی تھیں۔ سرمد اور حمزہ کو ان کے کھلونے دے کر وہ صفائی میں لگ گئی۔ خالہ کا گھر بھی اچھا خاصا گندا پڑا تھا، صفائی کرتے کرتے اسے 12 بج گئے۔ خالہ تو ابھی تک نہیں جاگی تھی۔ بچے پھر کچھ کھانے کا تقاضا کر رہے تھے، سو انہیں لے کر وہ کچن میں آ گئی۔ کیبنٹ کھول کر دیکھے تو اسے صرف نوڈلز کے پیکٹ ہی نظر آئے، سو انہیں وہی بنا کر دیے جو دونوں بچوں نے بڑے شوق سے کھائے۔ انہیں فارغ کر کے اس نے فریج کھولا تو گوشت کے کئی پیکٹس پڑے تھے، سو ایک چکن کا پیکٹ نکال کر اس نے اوون میں پگھلانے کے لیے رکھا تاکہ نیما خالہ کے لیے سوپ بنا سکے۔ چند منٹ میں ہی گوشت پگھل چکا تھا، سو ایک طرف اس نے نیما خالہ کے لیے سوپ چڑھایا اور دوسرے چولہے پر خالو اور بچوں کے لیے روسٹ بنانے لگی۔ خود اسے بھی بھوک لگی تھی، سو اپنے لیے وہ آلو چھیلنے لگی کہ گوشت سے اسے کوئی خاص رغبت نہیں تھی۔ 1 بجنے والا تھا اور تیمور اسامہ اسکول سے واپس آنے والے تھے، سو اس نے جلدی جلدی آٹا گوندھا اور ابھی روٹی پکا ہی رہی تھی کہ بچوں کی وین کا ہارن بجنے لگا۔ سو چولہا بند کر کے پہلے بچوں کو گیٹ پر ریسیو کرنے گئی، کیونکہ خالو کے جاتے ہی اس نے گیٹ لاک کر دیا تھا۔ بچوں کو یونیفارم وغیرہ بدلوانے کے بعد ان کا منہ ہاتھ دھلایا اور وہیں خالہ کے کمرے میں ہی انہیں بٹھائی۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد ہی وہ بچوں کو کھانا دینے میں کامیاب ہو سکی۔ بچے شاید بہت بھوکے تھے، تبھی وہ 2 چکر کچن کے لگا چکے تھے۔ آپ ہی جب ہم اسکول سے آتے ہیں نا، امی کھانا میز پر لگا چکی ہوتی ہیں۔ تیمور نے شاید اس کی معلومات میں اضافہ کیا، جس پر اسے غصہ آ گیا۔ تو بیٹے، وہ آپ کی امی ہیں، یہ میں ہوں، چلو جاؤ آرام سے بیٹھو، میں لے کر آ رہی ہوں کھانا۔ اس نے روسٹ کی فائنل چیکنگ کی، جو کہ یقیناً اب تیار ہو چکا تھا۔ تیمور منہ بسور کر وہیں جا چکا تھا۔ اپنی طرف سے تو اس نے پوری کوشش کی کہ بچوں کو ٹائم پر کھانا دے سکے، لیکن صفائی نے اسے ہمیشہ کی طرح لیٹ کر دیا تھا۔ بچوں کی طرف سے مطمئن ہو کر اب وہ خالہ کو جگانے لگی۔ کافی دیر بعد انہوں نے آنکھیں کھولی۔ کیسی طبیعت ہے خالہ جان؟ اس نے پیار سے ان کے بکھرے بال سنوارتے ہوئے پوچھا تو نیما خالہ ہولے سے مسکرا دیں۔ اب تو بہتر ہوں۔ تم کافی تھک گئی ہوں گی۔ نہیں خالہ، تھکن کیسی، اپنے گھر میں بھی تو میں سارا دن لگی رہتی ہوں۔ سرمد اور حمزہ ابھی چھوٹے ہیں، تنگ تو نہیں کیا تمہیں؟ نہیں خالہ، بالکل بھی نہیں، سارا دن کھیلنے میں ہی مصروف رہے۔ ویسے خالہ، وہ دوپہر میں کیا کھاتے ہیں؟ میں نے انہیں نوڈلز بنا کر دیے تھے، ظاہر ہے وہ کافی تو نہیں۔ انہیں بھی اس ٹائم روٹی ہی کھلاتی ہوں۔ پکایا کیا ہے تم نے؟ خالو، تیمور اور اسامہ کے لیے روسٹ، اپنے لیے آلو تلیں اور آپ کے لیے سوپ۔ بس تو پھر ان دونوں کو بھی گوشت کھلا دینا، بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ ہیں کہاں دونوں؟ میں نے تو صبح سے انہیں دیکھا بھی نہیں۔ وہ بے چین ہونے لگیں تو مسکراتے ہوئے بچوں کے کمرے سے ان چاروں کو ان کے پاس لے آئی۔ چلو بچوں، اب آپ کی مما بالکل ٹھیک ہیں، اب خوب شور کرو۔ بچے بھی ماں کو بیٹھا دیکھ کر خوش ہو گئے، سو چاروں بیڈ پر چڑھ گئے اور نیما خالہ جھٹ پٹ سب کو چومنے لگیں۔ ایمان سے زیبی، صبح سے انہیں نہیں دیکھا، یوں لگ رہا ہے جیسے سالوں سے نہیں دیکھا۔ یہ حقیقت تھی کہ نیما خالہ کو بچوں سے بے حد محبت تھی۔ ان کی اس بات پر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب بھلا وہ کیا کہتی؟ یہ مظاہرے اسے کچھ زیادہ اٹریکٹ نہیں کرتے تھے۔ پتہ نہیں کیوں اسے بچے اچھے نہیں لگتے تھے۔ خالہ کو بچوں کے ساتھ مصروف دیکھ کر دوبارہ کچن میں آ گئی۔ خود کھانا کھایا، خالہ کے لیے سوپ پیالے میں ڈالا اور باقی چیزیں سمیٹ کر دوبارہ خالہ کے پاس آ گئی۔
लें खाला, अब आपने सारा सूप पीना और ख़बरदार जो कोई बहाना बनाया। और खाला वाकई खामोशी से सूप पीने लगी। अगर कहें तो साथ में हल्की सी रोटी भी ले आऊँ? नहीं, बस ये सूप काफ़ी है, बहुत मज़े का बनाया। खाला ने तारीफ़ की तो वो खुश हो गई। यूं ही छोटी छोटी सी बातों पर खुश हो जाती थी। और अभी वो लेटने का इरादा कर ही रही थी कि फिर इत्तलाई घंटी बजने की आवाज़ आई। तुम्हारे खालू होंगे, लेकिन दरवाज़ा खोलने से पहले एहतियातन पूछ लेना। खाला ने इसे हदायत की तो वो सर हिलाती हुई बाहर आ गई। दरवाजे पर वाकई खालू थे, मगर वो अकेले नहीं थे, साथ में कोई और भी था। वो एकदम पीछे हट गई और एक लम्हे में इसने दुपट्टा तेज़ी से अपने इर्द गिर्द फैलाकर सर पर ले लिया। वो कौन था? इसने दोबारा निगाहें उठाकर भी नहीं देखा। बहुत तेज़ी से दोबारा किचन में आ गई। हाँ, एक नज़र जो पड़ी थी, इससे तो इतना पता चल गया कि वो कोई नौजवान है और यकीनन खालू का कोई करीबी अजीज़ था, क्योंकि खालू हर किसी को अंदर नहीं लाते थे। इसे अचानक सामना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। बाहर निकली थी तो भी बड़ी सी चादर से जिस्म ढांप लेती थी। कज़न्स वगैरह से भी इतनी बेतकल्लुफ़ी थी नहीं। इसने तो दुपट्टा भी इंतहाई लापरवाही से लिया हुआ था। खालू को कम अज़ कम बताना तो चाहिए था। बेटे, तुम किचन में क्यों आ गई? वलीद अपना ही बच्चा है, मेरा भतीजा है। खालू ने इसे बताया तो इसने सिर्फ सर हिलाने पर इक्तफ़ा किया। खाना वलीद भी खाएगा, है गुंजाइश? जी खालू, बिल्कुल। मैंने शाम का भी साथ ही बनाया था, अगर आप कहें तो कुछ और भी बना लेती हूँ। नहीं, एहतमाम शाम को करेंगे, फ़िलहाल जो कुछ है वो लगा दो। इसने जल्दी से कुछ रोटियां और पकाईं, सलाद बनाया, फ्रिज से फल वगैरह निकाल कर वो डिश में रखे। जो आलू तले थे इसमें से काफ़ी सारे बचे थे, क्योंकि इसने अपने लिए शाम के खाने के लिए भी रखे थे। वो भी गर्म किया और खाना मेज़ पर लगाकर वहीं से बच्चों के कमरे में आ गई। जाओ तैमूर बेटे, पापा से कहो खाना लग चुका है। इसने तैमूर को खाला के कमरे में भेजा, क्योंकि खालू अपने मेहमान के साथ खाला के कमरे में थे और वो वहीं बच्चों के साथ बेड पर लेट गई। सर रखते ही इसे नींद आ गई। तैमूर के झिंझोड़ने पर इसकी आंख खुली। उठें आप ही, पापा कह रहे हैं 5 बज गए, चाय बना लें। और टाइम का सुनकर वो उछल कर बैठ गई। ओ खुदाया, मैं इतनी देर तक सोई रही। इसे ज़ोहर की नमाज कज़ा होने पर अफसोस होने लगा। हालांकि यूं बेहोश होकर वो कभी भी नहीं सोई थी। सो जल्दी से पहले उठकर इसने वज़ू किया। असर का टाइम हो रहा था। इसने पहले असर पढ़ी, फिर किचन में आ गई। सामने खालू का भतीजा खड़ा था। शायद चाय का बेहद शौकीन था और इसके किचन में जाने से पहले ही चाय बनाने की तैयारी कर रहा था। वो एकदम से किचन से बाहर आ गई। वलीद ने बहुत गहरी नज़र से इसे देखा। बड़ा सारा दुपट्टा पेशानी तक अपने इर्द गिर्द लपेटे, बहुत संजीदा सी लड़की लम्हों के अंदर इसके दिल में उतर गई। इसका गुरेज और पीछे हटना इसे बहुत ही अच्छा लगा। सो बहुत खामोशी से किचन से बाहर आ गया। जानबूझकर इसे मुखातिब नहीं किया, क्योंकि वो चंद लम्हों में समझ गया था कि ये लड़की बेतकल्लुफ़ी पसंद करने वाली नहीं है और ना ही दूसरी लड़कियों की तरह है। इसके जाने के बाद वो किचन में आई, चाय के लिए पानी रखा और कैबिनेट में से बेसन ढूंढने लगी। खाला की हर चीज़ बेहद तरतीब और नफासत से रखी हुई थी। सो इसे कोई चीज़ ढूंढने में दिक्कत नहीं हुई। बेसन घोल कर चाय दम पर रखकर पकौड़े तलने लगी। चारों बच्चे बहुत शौक़ से उसके पास आ खड़े हुए। शायद इन चीज़ों के बेहद शौकीन थे। पकौड़े तलने में ही काफ़ी टाइम लग गया। खालू 2 दफ़ा किचन में झांक चुके थे। बस करो बेटे, हमारे सब्र को और मत आजमाओ। तुम्हारे पकौड़ों की खुशबू सीधी नाक में घुस रही है। बस जितने तल चुकी हो ले आओ, बच्चे भी हमारे साथ ही खाएंगे। और खुशी की बात है, तुम्हारी खाला मेज़ तक आ चुकी हैं। खालू ने इसे बताया तो इसने शुक्र अदा किया कि कुछ तो नीमा खाला की तबीयत बेहतर हुई थी। ये लें खालू, बस ले जाएं। इसने सारी चीज़ें ट्रे में रखीं। चटनी बनाने का क्योंकि टाइम नहीं था, साथ ही केचप रख दिया। बेटी, तुम हमारे साथ चाय नहीं पियोगी? खालू ने इसके हाथों से ट्रे थाम ली। नहीं खालू, मैं इस टाइम चाय नहीं पीती, इसने संजीदगी से जवाब दिया। तो खालू फ़ौरन समझ गए। सो बगैर कुछ कहे ट्रे लेकर बाहर आ गए। वलीद की नज़रों ने खालू के पीछे इसे तलाश किया। क्या बात है, ज़ेबी नहीं आ रही? नहीं, वो इस टाइम चाय नहीं पीती। खालू ये कहकर चाय के बर्तन लगाने लगे। वो शायद मेरी वजह से झिझक रही हैं, वलीद ने कह दिया। नहीं यार, तुम्हारी वजह से नहीं, वो इसकी तबीयत ही ऐसी है। मेरे सामने भी कम कम ही आती है, तो माइंड ना करना। और वलीद भला कैसे कह पाता कि यही बात तो इसे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। चाय के बाद वो शाम के खाने की तैयारी में लग गई। लेकिन शाम में खालू ने इसकी काफ़ी मदद कराई, जिससे इसका काम बेहद हल्का हो गया। और खाना वगैरह तैयार करके फ़ौरन खाला के कमरे में आ गई। खाला नीम दराज थी। वो साइड टेबल पर रखा फ़ोन अपनी गोद में रखकर घर का नंबर मिलाने लगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मी, नोमी है घर पर? जी खाला तो बिल्कुल ठीक तो नहीं, मगर काफ़ी बेहतर है। आप नोमी को भेज दें, मुझे आकर ले जाए। नहीं, मुझे रहना नहीं है। जी बस आप नोमी से कह दें मुझे ले जाए। और इसने फ़ोन रख दिया।
क्या बात है ज़ेबी, तुम घर जा रही हो? हालांकि तुमको तो 2-3 दिन रहना था। खाला प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, मुझे असल में अच्छा नहीं लग रहा कि आपके मेहमान के होते हुए मैं रहूं। अब जाहिर है एक घर है, मैं कब तक छुपती रहूँगी, और मुझे इनके सामने आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आपको पता है मैं ऐसी बातों की आदी नहीं। खाला ने सर हिला दिया। आप फिक्र मत कीजिए, खाना बिल्कुल तैयार है। गर्म खालू खुद कर लेंगे। बच्चों को मैंने खिला दिया, आपके लिए सूप और स्लाइस रखे हैं, जब दिल करे खा लीजिएगा। रहा नाश्ता तो कल छुट्टी है, मैं अम्मी को भेज दूँगी, वो आकर ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता बना देंगी। ठीक है बेटे, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। मगर ज़ेबी, वलीद तो कल शाम चला जाएगा, वो सिर्फ छुट्टी गुजारने आया। तो मैं फिर आ जाऊँगी खाला, मगर प्लीज़ अब रुकने के लिए इसरार मत कीजिएगा। इसने कतई लहजे में बात की तो खाला खामोश हो गई, और अंदर आता वलीद बहुत खामोशी से दोबारा पीछे हट गया। ठीक है मिस ज़ेब, मैं भी देखूंगा कि कितना मुझसे छुपती हो। वलीद के चेहरे पर बड़ी खुशगवार मुस्कुराहट थी। नौमी से लेने आए तो कितनी देर वलीद के साथ गपशप करता रहा, और वो कमरे में बैठी गुस्से होती रही। खाला नौमी को खाने के लिए रोकती रही, मगर चूँकि वो लोग बहुत देर से खाते थे इसलिए नौमी ने इनकार कर दिया। घर आई तो सबने बड़ी हैरत से इसके आने की वजह पूछी, और इसने और तो किसी को नहीं, अम्मा को वजह बता दी, और अम्मा को बेसाख्ता इस पर प्यार आ गया। इन्हें फ़ख्र से महसूस होने लगा कि उनकी बेटी बहुत समझदार है। इसे कभी कुछ समझाने की ज़रूरत ही पेश ना आई थी। अपना हर मामला वो ख़ुद बहुत एतमाद से निपटा लेती थी। उन्होंने बेसाख्ता इसकी पेशानी चूम ली। तुमने बहुत अच्छा किया बेटे, वरना मज़ीद उन्होंने कुछ कहा और ना ही वो कुछ और बोली। सुबह फिर इसकी इसी रूटीन से शुरू हुई। अच्छा खासा साफ़ सुथरा घर इसे बहुत गंदा और मैला सा लग रहा था। हालांकि शाहिदा भाभी बावजूद बच्चों की मसरूफियत के इसके डर से 2 दफ़ा सहन धो चुकी थी, क्योंकि शाम को बच्चे सहन में खेलते रहे तो शाम को भी इन्हें दोबारा धोना पड़ा। देखें दरवाज़े कितने गंदे हो रहे हैं, लगता है कल किसी ने डस्टिंग नहीं की। खुदा के वास्ते ज़ेबी, इतनी पागल मत बन, देख तो सही पूरा घर तो चमक रहा है, कहाँ तुम्हें गंदगी और मिट्टी नज़र आ रही है। सारा दिन तेरी भाभियाँ तेरे डर से बार बार सफाई करती रही हैं, फिर भी मीन में एक निकाल दी है। अम्मा को इसकी यही आदत बुरी लगती थी, मगर वो ज़ेब ही क्या जिस पे इन बातों का असर हो। अच्छे भले चमकते दमकते बाथरूम्स को दोबारा रगड़ने लगी। हालांकि कल तो शाहिदा भाभी ज़री भाभी ने बतौर ख़ास ख्याल रखा था कि बाथरूम्स में बच्चों की गंदगी ना हो, और अब इससे ज़्यादा तो वो कुछ नहीं कर सकती थी। सो कंधे उचका कर दोनों ने इसे इसके हाल पर ही छोड़ दिया। सर्दियाँ शुरू हो चुकी थी, और न सिर्फ शुरू हो चुकी थी बल्कि बारिशों का मौसम भी शुरू हो चुका था। आज चौथा दिन था। मुसलसल बादल छाए हुए थे, कभी बारिश रुक जाती कभी शुरू हो जाती। सो तकरीबन सबका सारा दिन लाउंज में गुजरता और इसकी जान पर बनी होती। अंदर दाखिल होते और फ़र्द को यूं तनकीदी नज़रों से देखती कि अगला आप पे आप कन्फ्यूज़ ही हो जाता। फलां के पाँव पर मिट्टी लगी है, फ़र्श गंदा हो जाएगा। टीपू, गुड्डू और तलहा को ज़री भाभी और शाहिदा भाभी ने पैक करके कारपेट पर बिठाया हुआ था, और जब नौमी कीचड़ से लथपथ बूटों समेत कारपेट पर पाँव रखे सोफ़े पर दराज हो गया तो चीख उठी, नौमी देखो, मैं कह रही हूँ बूट उतार दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो तो मैं 1000 दफ़ा इतराफ़ कर चुका हूँ, आज फिर करता हूँ कि तुमसे बुरा कोई हो ही नहीं सकता। वैसे भी ये कालीन हमारे लिए बने, ना कि हम कालीन के लिए। नौमी ने बड़ी शान से पाँव मज़ीद पसार लिए तो इसके पतंगे ही लग गए। इसने झपट कर नौमी के बूट खींचे जो सीधे इसके मुंह पर आ लगे, और वहीं रोने बैठ गई। ठीक है, करो जी भर के गंदगी, आइंदा मैं भी सफाई नहीं करूँगी। इसकी तो हिचकियाँ ही शुरू हो गईं और वो तेज़ी से उठकर अपने कमरे में आ गई। शाबाश है बेटे, सारा दिन इसीलिए जान मारी करती है, मजाल है ज़रा भी ख्याल करो बहन का। अम्मा ने जो ज़ेबी की आवाज़ सुनकर किचन से आई थी नौमी को लताड़ने लगी, और वो शर्मिंदा सा हो गया। वो तो मैं बस यूं ही तंग कर रहा था, मुझे क्या पता था रोने बैठ जाएगी। तो तुम्हें अभी तक पता ही नहीं चला कि सफाई के मामले में वो कितनी टची है। वो अभी तक रो रही थी। आई एम सॉरी बहना। वो इसके पास बैठ गया। देखो आइंदा कभी भी गंदगी नहीं फैलाऊंगा, आइंदा गली के दरवाजे पर जूते उतार के आया करूँगा। उसने हाथ जोड़े तो वो रोते रोते मुस्कुरा दी। वो शायद ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं कर सकती थी कि इसके लिए वलीद अली का रिश्ता आएगा। इसके तो जहन से भी यकसर महव हो चुका था। अम्मी तो शायद इसे कभी भी ना बताती, ये तो नीमा खाला ने इसे बताया जो अब अक्सर व बेशतर चक्कर लगा रही थी। वलीद का इरादा तो उसी दिन से था जिस दिन से इसने तुम्हें देखा था, मगर इस वक्त इसके कोई मुनासिब जॉब नहीं थी। ईमान से ज़ेबी बहुत अच्छा लड़का है, शरीफ, सुलझा हुआ, संजीदा, बाहया, बाकिरदार। इसने सारा कुछ माँ बाप पे छोड़ा और कतई तौर पर बेफिक्र हो गई। और फिर कुछ सोच विचार के बाद अम्मी अब्बू ने वलीद के लिए हाँ कर दी। वलीद की अम्मी, जो कि अब काफ़ी दफ़ा खाला के साथ आ चुकी थी, इसे बहुत अच्छी लगी थी।
बहुत सादा, मोहब्बत करने वाली थी। 100 हाँ करने की देर थी। अम्मी और भाभियाँ इसकी शादी की तैयारियों में ही लग गईं। नोमी अब इससे बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करता था। 3 माह बाद शादी की तारीख ठहरी थी। दोनों भाभियों ने इसे अब घर के कामों से बिल्कुल फारिग कर दिया था। दोनों मिलकर सारा दिन सफाई करती, लेकिन जाहिर है बच्चों वाला घर था, अब वो बार बार तो सफाई नहीं कर सकती थी। यूं ही 3 माह गुजर गए, पता भी नहीं चला वो वलीद की दुल्हन बनकर वलीद के घर में आ गई। वलीद इसे कितना चाहता था ये तो इसे अब अंदाज़ा हुआ था। पता है ज़ेब, जब पहले पहल मैंने तुम्हें फ़ारूक चचा के लिए गेट खोलते देखा और तुमने बहुत तेज़ी से अपना दुपट्टा ठीक किया, इसी वक्त मुझे तुम्हारी ये अदा बहुत अच्छी लगी थी। फिर जब मैं किचन में था तुम शायद नमाज़ पढ़ कर आई थी। वलीद इसका हाथ थामे बहुत जज्ब से ये सब कह रहा था और वो जैसे हवाओं में उड़ रही थी। इतना अच्छा और इतना चाहने वाला शौहर भी तो किस्मत वालियों को मिलता है। वलीद इसे बेहद चाहता था, हर हर लम्हे इसका ख्याल रखता। वलीद की अम्मी और अब्बू दोनों बहुत शफीक थे। शादी का 1 महीना तो गुजरने का पता ही नहीं चला। वलीद की छुट्टी ख़त्म हो चुकी थी, सो अब वलीद ने ऑफिस जाना शुरू कर दिया और ज़ेब ने घर की सारी जिम्मेदारियां अपने हाथों में ले लीं। अम्मी चूँकि जोड़ों के दर्द की वजह से घर के काम ज़्यादा नहीं कर सकती थीं, इसलिए सिवाय खाना बनाने के बाकी सारे काम मुलाजमा कर जाती। इसने मुलाजमा को फारिग कर दिया। सारा कुछ चूँकि मुलाजमा के सर पर था और अम्मी हर काम की निगरानी नहीं कर सकती थी, सब कुछ इसने अपने सर ले लिया। अम्मी ने बेहतरा मना किया मगर वो नहीं मानी। अम्मी जान, मुझे घर के काम करके सुकून मिलता है और अगर मुलाजमा काम करेगी तो फिर मैं भला क्या करूँगी। इसने लाट से उनके गिर्द बाजू हमाइल करते हुए कहा तो दुआएं देने लगी और चंद ही दिनों में घर का कोना कोना चमक उठा। घर के हर कोने से इसका सलीका नज़र आने लगा। ना सिर्फ ये बल्कि इसने खाना पकाना भी अपने हाथों में ले लिया। तो बेटे, भला मैं क्या करूँगी सारा दिन, आप बस मेरी निगरानी किया कीजिए। किसी काम में कोई कमी बेशी रह जाए तो मुझे टोक दिया कीजिए। ना मेरे बेटे, मैं तुम्हें क्यों रोकूं टोकूं, तुम्हारा अपना घर है, जो जी चाहे करो, बस मिलजुल कर लिया करेंगे। अच्छा लगेगा तुम सारा दिन करती रहो और मैं आराम से बैठी रहूं। और 4 बंदों का भला काम ही कितना होता था। सफाई सिर्फ दिन में 1 मरतबा करती और अगर 2 दिन भी सफाई ना करती तो भी घर वैसे ही चमक रहा होता। भला कौन था जो घर में कूड़ा फैलाता। अब्बू और वली तो शाम को घर आते, अम्मी अपने कमरे तक ही महदूद थीं। उस दिन अम्मी ने इसे फारिग बैठे देखा तो पूछ लिया, क्या बात है बेटे, क्यों चुप चुप हो। बस अम्मी, मैं बोर हो जाती हूँ फारिग बैठे बैठे। तो बेटे कुछ कढ़ाई सिलाई कर लिया करो। मगर अब तो अच्छा है कि कोई मसरूफियत निकल आए। बच्चा जब हो जाता है तो लाखों काम निकल ही आते हैं, फिर तो सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं मिलती। खुदा जल्दी से तुम्हारी गोद हरी करे। अम्मी की बात पर एकदम इसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। नहीं, या खुदा, बच्चे तो कभी भी ना हो। बच्चे हो गए तो चमकता दमकता घर हर वक्त गंदा रहेगा। नहीं, कभी नहीं। मगर इसकी ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। जल्द ही इसने अपने अंदर होती तब्दीली को महसूस कर लिया और जब डॉक्टर ने बता दिया तो इसके होश उड़ गए। या खुदा, मैं क्या करूं, मुझे बच्चे नहीं अच्छे लगते, हर वक्त गंदे, 2 मिनट भी तो साफ़ नहीं रहते। वलीद जितना खुश था वो इतनी नाखुश थी। तुम्हें नहीं पता ज़ेब, मुझे बच्चे कितने अच्छे लगते हैं। नीमा चची के घर भी मैं सिर्फ बच्चों की वजह से जाया करता था। वो अब इसका बहुत ख्याल रखता, इसके खाने पीने, उठने बैठने, हर बात का ख्याल रखता और वो दुआएं मांगती कि ऐसा कुछ हो जाए कि इसका बच्चा ना हो सके। और वो अब बाला ही बाला अबॉर्शन कराने के मुतालिक सोचने लगी। इसकी तो किसी डॉक्टर से कोई वाकफियत भी नहीं थी। एक वही डॉक्टर शहनाज थी जिनके पास हमेशा वलीद के साथ जाया करती थी। इसने शाहिदा भाभी से मशवरा लेने की ठानी। शाहिदा भाभी ने पहले तो इसे बहुत मशकूक नज़रों से देखा, फिर कह ही दिया, मुझे लगता है ज़ेबी, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया। तुम्हें शायद अंदाज़ा नहीं कि माँ बनना किस कदर खुशकिस्मती की बात है। उनसे जाकर पूछो जो बच्चों के लिए तरस रहे हैं। मत नाशुक्री बनो, खुदा का शुक्र अदा करो जिसने तुम्हें तरसाने से पहले ही ये नवीद दे दी। मगर भाभी, मुझे बच्चे नहीं अच्छे लगते, हर वक्त गंदगी फैलाते हैं। काश ज़ैबी, मैं तुम्हें समझा सकती, यही गंदगी तो सारी ज़िंदगी की खूबसूरती है। मुझे कुछ नहीं पता, बस आपने आज ही मेरे साथ चलना है डॉक्टर के पास। मैं किसी सूरत भी बच्चा नहीं चाहती। इसने हतमी लहजे में कहा। नहीं, कतई नहीं, मैं इस गुनाह में कतई हिस्सा नहीं ले सकती। शाहिदा भाभी ने साफ इनकार कर दिया तो रोने बैठ गई। आपको नहीं पता भाभी, मुझे बच्चों की गंदगी से किस कदर घिन आती है। उनके गंदे कपड़े देखकर मुझे उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, हर वक्त गंद फैलाते हैं। और आपको पता है, मुझे गंदगी से नफ़रत है। मुझे मैले और गंदे घर अच्छे नहीं लगते। तुम्हारी बेवकूफ़ी का हल कम अज़ कम मेरे पास तो नहीं, कहीं खुदा ही अकल दे सकता है तुम्हें। और बस खुदा के वास्ते ज़ेबी, कोई बेवकूफ़ी मत करना। ज़िंदगी बहुत कीमती और बच्चे रोज़ रोज़ नहीं होते। उन्होंने इसे आखिरी दफ़ा समझाया मगर वो नाराज़ होकर चली गई।
वलीद शिद्दत से इस दिन का मुंतज़िर था जब बच्चे की आवाज़ उनके घर में गूंजेगी, और वो दोहरी कशमकश का शिकार थी। फिर आखिरकार इसने सब कुछ खुदा पर छोड़ दिया और कुछ हद तक इसके दिमाग का बोझ कम हुआ। अम्मी इसका बेहद ख्याल रख रही थी, उठते बैठते इसे हदायत देती। उस दिन जाने क्या हुआ, हालांकि इसमें इसके इरादे का अमल दखल नहीं था कि बाथरूम में इसका पाँव फिसल गया और वो कमर के बल दीवार से जा लगी। अम्मी ने इसकी हाई की आवाज़ सुनी तो फ़ौरन भागी और इसे गिरे देखकर तो इनके आसानी ख़ता हो गए। जल्दी से वलीद को फ़ोन किया। वो बेचारा हरास परेशान गाड़ी दौड़ाता हुआ आया और बहुत इमरजेंसी में अम्मी और वलीद इसे हॉस्पिटल लेकर आए। वलीद के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। वो मुसलसल खुदा से बच्चे और ज़ेब के लिए दुआ कर रहा था। हॉस्पिटल से इसने ज़ेब के घर फ़ोन किया। शाहिदा भाभी और अम्मी बेचारी परेशान होती हुई आ गई। उन्हें तो कतन यकीन था कि ये इसकी मर्ज़ी से नहीं हुआ। डॉक्टर्स ने बहुत तसल्ली दी। आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, परेशानी की कोई बात नहीं। और जब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट डॉक्टर ने आकर सुनाई कि बच्चा बिल्कुल ठीक है, तब कहीं जाकर वलीद की जान में जान आई। और जूँ ही वलीद ज़ेब के पास गया, इसके हाथों पर सर रखकर बेख्तियार रो दिया। तुम्हें नहीं पता ज़ेब, अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता, जाने मुझे भी कुछ हो जाता। तुम्हें नहीं पता मुझे अपने इस होने वाले बच्चे से किस कदर मोहब्बत हो गई है। वलीद को यूँ आंसू बहाते इसने पहली बार देखा था। दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा करने लगी जिसने आज इसे बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया था। अब अम्मी से ज़्यादातर आराम ही करवाती थी। बाथरूम अगर वो जाती तो इसके साथ जाती। इस दिन शाहिदा भाभी आई तो इसे देखकर मुस्कुरा दी। मैं ज़रा अपनी दोस्त तक जा रही हूँ, चलोगी मेरे साथ? थोड़ी तुम्हारी भी आउटिंग हो जाएगी, वापसी पर डॉक्टर के पास भी होते आएंगे। डॉक्टर चूँकि करीब ही थी इसलिए ज़ेब पैदल ही इसके पास जाती थी। इसने अम्मी से इजाज़त ली तो उन्होंने बखुशी दे दी। संभल कर चलना बेटे, आप फिक्र न करें खाला जान, बिल्कुल आपके घर के करीब ही है इसका घर, 2 गलियों का फासला है मेरी दोस्त के घर का। इसने चादर लपेटी और शाहिदा भाभी के साथ आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाने लगी। गुड्डू और टीपू को जरी के पास छोड़ आई हूँ, वरना मुझे कहाँ बैठने देते हैं कहीं। क्या बात है भाभी, क्या कोई नई दोस्त दरियाफ्त हुई है? हाँ, मेरी बहुत पुरानी दोस्त आजकल में आई है यहाँ ट्रांसफ़र होकर। कुछ दिन पहले मार्केट में मुलाकात हो गई, इसने आने की दावत दी, सो मैंने सोचा हो आऊँ। खुद आई थी मुझे घर दावत देने। दरवाज़ा खुद उनकी दोस्त ने खोला और शाहिदा भाभी को देखकर एकदम से खुश हो गई। ज़ेबी से भी बहुत मोहब्बत से मिली। जब वो चाय बनाने के लिए उठी तो ज़ेबी बेख्तियार बोली, भाभी किस कदर खूबसूरत साफ़ सुथरा घर है, कहीं ज़र्रा बराबर भी गंद नज़र नहीं आ रहा। और इसकी इस बात पर हौले से मुस्कुरा दी। वो चाय वगैरह बना कर आई तो फिर बातों का सिलसिला चल निकला। और जब ज़ेबी को पता चला कि उनके 1 ना 2 पूरे 6 बच्चे हैं तो उसने हकीकतन मुंह में उंगली दाब ली। घर के किसी कोने से भी नहीं लग रहा था कि बच्चों वाला घर है। इसने पूरा घर उठकर देख लिया। हर तरफ सफाई का भरपूर एहसास होता था। सिर्फ एक कमरा ऐसा था जहाँ ढेरों खिलौने बिखरे हुए थे और 2 बच्चे सोए हुए थे। बाकी 4 बच्चे उन्होंने बताया कि वो बाप के साथ बाहर गए हैं। इतने बच्चों के होते हुए आप सफाई बल्कि घर को किस तरह चमका लेती हैं? कहीं कोई चीज़ नहीं बिखरी? क्या आपके बच्चे चीज़ें नहीं गिराते या चीज़ें नहीं फैलाते? क्या बात है? इसकी बात पर सोबिया बाजी बेख्तियार मुस्कुरा दी। करते हैं, क्यों नहीं करते? बल्कि मैं कहती हूँ जितना मेरे बच्चे घर गंदा करते हैं शायद किसी के बच्चे करते हों। जितनी चीज़ें मेरे बच्चे बखेरते हैं और किसी के बच्चे शायद ही बखेरते हों। फिर मेरा काम होता है इन चीज़ों को समेटना, हर चीज़ को अपनी जगह पर रखना। मैं तुम्हें एक बात बताऊं ज़ेब, खाली खोली घर की रोज़ सफाई करना और चमकाना कोई फ़न और सलीका नहीं है। आपकी असल काबिलियत और सलीका यही है कि भरे पूरे घर में भी आप सारी जिम्मेदारियां पूरी करें। बच्चों को साफ़ सुथरा रखें, घर को भी साफ़ रखें, खाना पीना भी वक्त पर दें। सब कुछ सही वक्त पर हो, तब आपकी सलीका मंदी मानने वाली होगी। औरत की असल सलीका मंदी का पता तो इस वक्त चलता है जब इसके बच्चे हो जाते हैं, तब पता चलता है कि वो कितनी माहिर है। एक कामयाब औरत वही है जो घर, शौहर, बच्चों और किचन सबका ख्याल रखे। ये तो सलीका मंदी नहीं कि घर गंदा पड़ा है और आप बच्चे के कामों में उलझी पड़ी हैं। बच्चे के गंदे कपड़ों पर मक्खियाँ भिन भिन आ रही हैं और आप किचन में हैं। ठीक है भाई, औरत को सारा दिन जान मारी करनी पड़ती है, मगर हर चीज़ अपने सही मुकाम पर तो है ना। मेरे बच्चे यूँ ही खेल कर उठते हैं, मैं जिस कदर भी मसरूफ़ हूँ फ़ौरन इस जगह को साफ़ करती हूँ। जूँ ही पोटी पेशाब वगैरह करते हैं इन कपड़ों को धो डालती हूँ, चाहे रात ही क्यों ना हो। और बच्चे के इन्हीं फैलावों में तो सारा हुस्न है। अगर बच्चे ना हो तो भला हमारे पास इतनी मसरूफियत कैसे आएगी? ठीक है, सारा दिन मेरी भाग दौड़ लगी रहती है, मगर रात को जब इन सबको साथ लगाकर हम सोते हैं तो यकीन करो ज़ेब, हमारी सारी थकन ख़त्म हो जाती है। वो बोल रही थी और ज़ेबी के दिल से सारी गलत बातें निकलती जा रही थी।
कितना सही कह रही थी वो। असल सलीका मंदी तो यही है कि बच्चा होने के बाद आपका घर साफ़ सुथरा रहे, आप ख़ुद साफ़ सुथरे रहें, आपका घर साफ़ सुथरा रहे। और आज से मेरे लिए चैलेंज है कि मैं साबित करके दिखाऊंगी कि मैं भी सलीकामंद हूँ। इसके अंदर आज एक नया अज़्म पैदा हो गया था। शाहिदा भाभी ने मायने खीज़ी से उसकी तरफ देखा तो वो हौले से मुस्कुराती, और वाकई जब थोड़ी देर बाद वो घर जा रही थी तो रास्ते में बार बार शाहिदा भाभी का शुक्रिया अदा कर रही थी और इसे अपनी दोस्त के पास ले आई थी। और अब वो भी वलीद की तरह शिद्दत से मुंतज़िर थी कब इसका बच्चा इसकी गोद में आता है। ये कहानी अपने इख्तिताम को पहुँची। अल्लाह पाक हाफ़िज़।